गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, सभी अपने घर पर हैं, स्वस्थ हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको कल संधि के बारे में परिचय करवाया था कि हम हिंदी व्याकरण में अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें पहला हमारा प्रकरण है संधि। मैंने आपको उसका परिचय कल दे दिया था कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 संधि हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक है, दोनों ही हमारी स्वर संधि हैं, दोनों ही हमारी स्वर संधि हैं। तो हमें केवल स्वर संधि के बारे में ही पढ़ना है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि यानी कि स्वरों का मेल, जहाँ पर कोई 2 शब्द आपके सामने आए हों और उनके अंतर्गत किन्हीं 2 वर्णों यानी कि स्वर वर्णों की संधि हो, जोड़ हो, उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि केवल स्वरों का ही मेल इसमें होता है। ठीक, अब पहले मैं आपको स्वर के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। देखो बच्चों, हिंदी में तो 11 स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। ठीक है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, यानी कि 13 स्वर इसमें होते हैं। अब वो 13 स्वर कौन कौन से मैं यहाँ पर उन्हें लिख रही हूँ। पहला है अ, फिर है आ, इ, ई, उ, री। ठीक है, री। अब इसके आगे जो हम बनाएंगे री, री। ठीक है, ये है री, ये है री, दीर्घ। फिर ए, आई, ओ, औ और रे हम इसको यहाँ पर रख देते हैं इसके बाद। ठीक है, या यहीं लिख देती हूँ, चलो ले। तो संस्कृत में हमारे ये 13 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इन 13 स्वरों की जहाँ पर भी संधि होती है तो वहाँ हमारी स्वर संधि होती है। ठीक, अब इन 13 स्वरों को ही हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए, पहली है हमारी स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है अतः सवर्णे दीर्घ, अतः सवर्णे दीर्घ। ये इसका सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घ। यानी कि जहाँ पर अकः यानी कि समान स्वर, सवर्णे समान वर्ण, जहाँ पर समान स्वर आते हैं वो क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़े हो जाते हैं। जो हमारे बड़े अक्षर कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ बड़े अक्षर आ, ई, उ और री। ठीक है, ये हमारे बड़े अक्षर हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे दीर्घ अक्षर कहलाते हैं ये हमारे। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं हम। दीर्घ संधि में परिभाषा इसकी, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद
ह्रस्व या दीर्घ यानी कि ये आए चाहे इनके स्थान पर ये आए, ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री, आ ई उ री के बाद समान स्वर आते हैं, समान स्वर आते हैं, समान स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर, तो उनके स्थान पर या हम लिख सकते हैं तो वे क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। ये दीर्घ संधि की परिभाषा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ छोटे या फिर बड़े, ठीक, इनके बाद अ ई उ री के बाद समान यानी कि इनके ही जैसे इनके समान स्वर आते हैं तो वे क्रमशः दीर्घ हो जाते हैं, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि दीर्घ कैसे, अगर अ के बाद अ आए तो वह आ हो जाएगा। जो हमारी वर्णमाला में स्वर है आ, वो इन दोनों का ही मेल है, ठीक। यदि ई जमा ई कोई सी भी हो, ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, तो वह क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। ऐसे ही उ जमा, चाहे हम ह्रस्व ले लें चाहे दीर्घ ले लें, वो आएंगे दीर्घ हो जाएंगे, ऊ हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर री प्लस री तो वह हो जाएगी हमारी री, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे दीर्घ संधि में ये हमारे दीर्घ हो जाते हैं अक्षर जब समान आते हैं, समान यानी कि एक जैसे। अब चाहे इनकी जगह आ होता, दोनों ही आ होते तो दीर्घ आ, दोनों ही बड़ी ई होती तो दीर्घ ई, दोनों ही बड़े ऊ हैं या छोटे ऊ होते तो ओ, यानी कि हमारे जब समान स्वर आएंगे तो वो दीर्घ हो जाएंगे। अब दीर्घ इससे बड़ा तो हमारी वर्णमाला में कोई नहीं है, यही दीर्घ अक्षर है, तो इस तरह से ये गुण संधि के अंतर्गत हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण मैं आपको करवाती हूँ, इसके उदाहरण समझाती हूँ। चलिए पहला उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर, उदाहरण जैसे हम यहाँ पर ले लें कोश प्लस अध्यक्ष, कोश प्लस अध्यक्ष। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कोश, मैंने आपको क्या बताया था, पहले शब्द का अंतिम जो ध्वनि होती है और दूसरे शब्द की पहली जो ध्वनि होती है उन्हीं की संधि होती है कोश। तो इस श में अ स्वर की ध्वनि है, अ स्वर है इसमें, जमा अ, ठीक है। इसका अ और इसका ये दोनों अ मिल गए तो ये क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। अब संधि क्या होगी इसकी, कोशाध्यक्ष, कोशाध्यक्ष। तो ये हो जाएगी हमारी संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि ये हमारी यहाँ पर बन गई, ठीक। जैसे एक और उदाहरण हम इसका ले लें, हम यहाँ पर लिखें जैसे पुस्तक प्लस आल्य, ठीक है, पुस्तक प्लस आल्य। अब यहाँ का में अ है, यहाँ आ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर
पुस्तकालय। ठीक है, दीर्घ हो गया। ठीक, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। इसमें अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख दें कवि प्लस ईशः। ठीक, कवि प्लस ईशः। अब यहाँ क्या है, छोटी ई है, यहाँ पर बड़ी है, ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके कवीशः, कवीशः। ठीक, इस तरह से ये दीर्घ हो जाएगी। एक और उदाहरण इसका देखें। जैसे रवि प्लस इंद्रः। ठीक है, छोटी है दोनों, ये दीर्घ हो जाएंगी क्योंकि समान आई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रवींद्रः, रवींद्रः। ठीक है, इस तरह से ये दीर्घ संधि हमारी बन जाएगी। अब अगला उदाहरण देखिए इसी में, दीर्घ संधि में। जैसे मधु प्लस उदय। यहाँ पर भी छोटा हुआ है, यहाँ पर भी छोटा हुआ है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। तो संधि क्या होगी, मधुदय, मधुदय, मधुदय। ठीक है, बड़ा हो गया। जैसे वधु प्लस उत्सव। अब दोनों ही समान स्वर हैं, ऊ तो दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा वधूत्सव, वधूत्सव। ठीक, चलिए अगला देखिए। जैसे पितृ, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। ठीक, यहाँ पर भी रि है तो यहाँ पर भी रि है, तो रि और रि मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। बड़ी, ये कहाँ गया था, ये वाला। ठीक है, रि हो जाएगा। तो इसका जो संधि होगी वो क्या होगी, समान आए हैं तो दीर्घ हो जाएगा, पितृणम। ठीक है, पितृणम, पितृणम। ठीक, चलिए ऐसे इसका दूसरा देखें। अगर हम होत्र प्लस ऋकार, तो ये दीर्घ हो जाएगी हमारी, समान स्वर है, दीर्घ हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारा होत्रकार। ठीक है, होत्रकार। ठीक, इस तरह से ये हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसके अंतर्गत जो ऋ स्वर था, इसका कोई दीर्घ रूप नहीं है, तो ये हमारा दीर्घ संधि में नहीं आता। ठीक है, तो हमें केवल क्या क्या ध्यान रखना है दीर्घ संधि के अंतर्गत, कि जब समान स्वर आते हैं, यानी कि अ, ई, उ, री, इनके बाद इन्हीं के जैसे स्वर आते हैं तो वो मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। दीर्घ संधि यही है और बड़ी ही आसान ये संधि है आपकी। चलिए, जहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो कल हम करेंगे इसके अंतर्गत गुण संधि।